चलिए इस वीडियो में हम sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हम इसे मीथेन CH4 के उदाहरण से समझते हैं। तो आपके पास यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कार्बन है और उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसकी लुईस संरचना अगर हम बनाएं तो कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन को मिला करके यहाँ पर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कुल 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर लुईस संरचना बनाए तो कार्बन से हमने 4 हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए हैं? 2 4 6 8 सभी इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। तो यह CH4 की लुईस संरचना है। इसमें कार्बन ने 4 बंध बना रखे हैं। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 1s2 2s2 और 2p2 हुआ करता है। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग लेते हैं तो हम तटस्थ अवस्था या मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p की अगर बात करें हम तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें कि कार्बन के पास में यहाँ पर सिर्फ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बंध कितने बनाने हैं कार्बन को? 4। तो इस अवस्था में तो कार्बन 4 बंध नहीं बना सकता। तो यहाँ पर लाइनस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम संकरण कहा करते हैं। इसी में इन्होंने ये बोला कि यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को p कक्षक में लेके जाएंगे। इस प्रक्रम को हम इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कहा करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा के उपकोष से उच्च ऊर्जा के उपकोष में या कक्षक में ले जाया जाता है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन को हम 2p में लेके जा रहे हैं। इसे हम बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में अगर हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखें तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह कार्बन इस अवस्था में 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकता है। संकरण के सिद्धांत में यह बोला गया कि जो यह परमाणु कक्षक है इनकी अपेक्षा संकरित कक्षक जो है वह सहसंयोजक बंध बनाने में अधिक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर इन चारों कक्षकों को हमने मिश्रित किया और पुनः वितरित किया। आप देखें 4 परमाणु कक्षक को हमने मिला दिया तो जो नए कक्षक बनेंगे उनको संकरित कक्षक बोला गया। और क्योंकि हमने एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलाए हैं इसलिए इनको sp3 संकरित कक्षक बोला गया। इन संकरित कक्षकों में s के भी लक्षण होंगे और p के भी लक्षण होंगे। मिलाने के बाद में हम इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण करेंगे। क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है चारों कक्षक में, बाद में भी चारों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जैसा कि मैंने बोला sp3 संकरित कक्षक में s और p दोनों के लक्षण होंगे। तो यहाँ पर s का एक कक्षक है और कुल कक्षक हमने कितने मिलाए? 4 गुणित 100। तो प्रतिशत अगर निकालें हम s के लक्षण का तो कितना आएगा? 25%। मतलब इस sp3 संकरित कक्षक में s कक्षक का जो कैरेक्टर रहेगा, लक्षण रहेगा, वो कितना रहेगा? 25%। बाकी का 75% जो है वह p का रहेगा। अब जो ये sp3 कक्षक है, त्रिविम में कार्बन की ये जो sp3 कक्षक है इनके बीच में जो कोण होता है वह 109 डिग्री या हम बोल सकते हैं 109.5 डिग्री का होता है। इनके बीच में जो कोण रहेगा 109.5 डिग्री। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि यह 109 डिग्री और 28 मिनट भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि S जो कक्षक होते हैं वो तो गोली होते हैं और P कक्षक कैसा होता है? डमलाकार। S कक्षक ऐसा होता है और P कक्षक ऐसा डमलाकार होता है। जब ये दोनों मिलेंगे 3 P कक्षक को मिलाना है अपने को और एक S कक्षक को मिलाना है। ये मिलकर के sp3 कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। तो जो sp3 कक्षक होते हैं उनका आकार कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर जब हम इसे बनाते हैं तो ये जो छोटा भाग है इसे कई बार नहीं बनाया जाता है। तो ये सिर्फ जो बड़ा जो भाग है sp3 कक्षक का वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इन सभी sp3 कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन बना दी। अब कार्बन की यह sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन की परमाणु कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगी और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s1। मतलब हाइड्रोजन के s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
तो यह ऐसे कक्षक हो गए जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास भी एक ऐसा कक्षक है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह कक्षक अतिव्यापन करेंगे और सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। तो हाइड्रोजन की एस कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की एस कक्षक, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की एस कक्षक। इस तरह से चारों हाइड्रोजन के हमने एस कक्षक यहाँ पर बना दिए। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। और संकरित कक्षकों द्वारा जो यह बने हुए बंध हैं, इन्हें हम सिग्मा बंध कहा करते हैं। तो 4 सिग्मा बंध कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पर मीथेन के अणु में निर्मित होते हैं। क्योंकि यह 109.5 डिग्री पर उपस्थित है, इस तरह की ज्यामिति या आकृति को हम चतुष्फलकीय कहा करते हैं। तो जब sp3 संकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो स्थिति है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में होती है। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। C2H6 2 कार्बन हैं और इनसे कुल मिलाकर के 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा कि कार्बन ने जब सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था तो वह बॉन्ड कैसा था, सिग्मा बंध था। तो यहाँ पर भी ये जो सारे बंध रहेंगे ये कैसे रहेंगे, सिग्मा बंध रहेंगे। और जब कार्बन सारे सिग्मा बंध बनाता है तब उसका संकरण क्या रहता है, sp3। तो इन दोनों कार्बन का जो संकरण रहेगा वो sp3 रहेगा, जैसा कि अपने पिछले उदाहरण में देखा। तो दोनों कार्बन sp3 संकरित रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्बन बनाया, ये इसकी sp3 संकरित कक्षक, इस तरफ 3 और sp3 संकरित कक्षक हमने बना दी। कार्बन की sp3 संकरित कक्षक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहे। दूसरे कार्बन के पास भी इसी तरह से 4 sp3 संकरित कक्षक रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सभी sp3 संकरित कक्षकों के बीच में 109.5 डिग्री का कोण रहेगा। दूसरे कार्बन की sp3 संकरित कक्षक, यहाँ पर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यह sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो यह हाइड्रोजन की s कक्षक मैंने बना दी यहाँ पर। और ध्यान रखें हाइड्रोजन की सभी s कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो वह कक्षक जब कार्बन की sp3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन युग्मों का, तो जब हाइड्रोजन की s कक्षक कार्बन की संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जिसके कारण सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखें कितने सिग्मा बंध का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। एक और चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है, इस सिग्मा बंध के आसपास हम कार्बन को घुमा सकते हैं। मुक्त रूप से कार्बन का घूर्णन यहाँ पर संभव है। इसे हम प्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन कहा करते हैं, मुक्त घूर्णन कहा करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के आसपास परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव होता है। एक और चीज, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बंध की जो बंध लंबाई होती है वो लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है।